हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्लोरिना मैथ्यू आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फेयर वैल्यू ट्रेडर्स में। फ्रेंड्स, इस सीरीज में बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक अगर खरीदना है तो हम वो स्टॉक मार्केट में किस तरह से खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, और स्टॉक मार्केट में आए दिन जो यूज करते हैं हम वर्ड्स, उन कुछ कुछ वर्ड्स का हम कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लॉन्ग, शॉर्ट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम आए दिन मार्केट में यूज करते हैं। तो उनका मतलब क्या होता है, ये सारा हमने फर्स्ट 3 एपिसोड्स में कवर किया है। और अगर आपने वो 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो काइंडली जाकर वो वीडियोस देखिए, तो आपको ये 4th वीडियो एक कंटिन्यूटी में देखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं हमारे 4th एपिसोड से, जहां पर हम देखेंगे कि एक स्टॉक को एनालाइज कैसे करें। तो स्टॉक तो हमने समझ लिया कि पहले एपिसोड में कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, और स्टॉक को खरीदेंगे कैसे वो भी हमने समझ लिया। लेकिन स्टॉक को एनालाइज कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि कोई स्टॉक अच्छा है या कोई स्टॉक खराब है या इस स्टॉक से दूर रहना है, ये हमें किस तरह से समझ में आएगा। तो हम 2 तरीके से इस स्टॉक को ये समझ सकते हैं। ये है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, कंपनी के बारे में समझने के लिए मान लेते हैं कि जैसे रिलायंस का कोई स्टॉक है या टाटा मोटर्स का स्टॉक है, तो इसको अगर मुझे खरीदना या बेचना है तो मैं ये 2 तरीके से समझ सकती हूँ। इस कंपनी का फंडामेंटल्स देख के कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, ये कंपनी आने वाले दिन में कितना परफॉर्म कर सकती है, ये मैं फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी देख के डिसाइड कर सकती हूँ। या फिर टेक्निकल्स, जो कि है चार्ट, सिर्फ एक चार्ट देख के मैं समझ जाऊंगी कि ये सारी चीजें मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे समझ सकती हूँ कि क्या कोई कंपनी सही है, क्या ये सही टाइम है उसको इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये 2 अप्रोच है, 2 तरीके हैं जिससे आप एक कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो पहला शुरू करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, अगर समझ कोई कंपनी है, जैसे कि दवाइयां बनाने वाली कंपनी है या ऑटोमोबाइल्स है, जैसे कि ट्रक या कार, ऐसा कोई मैन्युफैक्चर कंपनी करने वाली कंपनी है, तो सबसे पहले तो वो कंपनी करती क्या है, उनका बिजनेस क्या है, इसको कहते हैं इंडस्ट्री आउटलुक। वो कौन सी कंपनी है, उसका बिजनेस क्या है, वो करती क्या है, ये समझते हैं। तो अभी समझ लेते हैं कि मारुति से कंपनी है, वो बनाती है गाड़ियां। तो अब उस मारुति कंपनी का ऑटोमोबाइल्स में कॉम्पिटिटर कौन है आज के डेट में, ओके बजाज है, या कोई और कंपनी है जो टीवीएस मोटर्स है। सो ये सारे उनके कंपिटिटर्स हो गए। तो जो भी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उस कंपनी का अगर मैं मारुति के बारे में समझने की कोशिश करती हूँ तो मैं उनके कंपिटिटर्स के बारे में समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके कंपिटिटर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो इस कंपनी से ज्यादा बेटर है, क्या उनके आने वाले बिजनेस प्रोजेक्ट्स जो है वो इस कंपनी से ज्यादा बेटर होंगे, क्या वो जो प्रॉफिट कर रही है, मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या वो कंपनी का प्रॉफिट उनके कंपिटिटर से बेटर है, क्या उस कंपनी के ऊपर जो डेट है, जो उधार है, या कोई कंपनी ने लोन लिया है, तो क्या उनके कंपिटिटर्स के मुकाबले क्या वो अपना उधार टाइम पे चुका पा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं उस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करती हूँ। तो ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हर कंपनी अपनी जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, उनका जो इन्वेस्टर्स के थ्रू, और जैसे हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो गए, उस कंपनी में पार्टनर हो गए, तो हमारा ये हक बनता है कि हम ये जाने कि वो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट है क्या, जिसमें कंपनी बताती है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट किया, कितना नुकसान किया, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, उनके उधार या उनके कोई डेट्स होंगे जो उन्होंने लोन लिया होगा वो कंपनी को चलाने में या उनके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में। तो वो सारे वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स में और एनुअल रिपोर्ट्स में पब्लिश करती है, जो हम सबके लिए अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है। आप कोई भी मनी कंट्रोल या ऐसे कोई साइट में जाके वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं, या कंपनी के खुद के साइट में जाके भी वो रिपोर्ट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो इसके बेसिस पे वो डिसाइड हम एक और चीज जो देखते हैं वो है कंपनी का मार्केट कैप, जो हमने पहले वाले एपिसोड में भी कवर किया था कि कंपनी का साइज क्या है, कंपनी कितनी बड़ी है, उसका कैपिटलाइजेशन क्या है, उसमें कितने लोग ने इन्वेस्ट किया है, कितने बड़े लोग उस कंपनी में इंटरेस्टेड है उनके बिजनेस में एज इन्वेस्टर्स। तो वो डिसाइड करती है कि वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, आज के डेट में वो कंपनी का नेट वर्थ क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है। वैसे ही
जैसे कि अभी मैंने आपसे पहले एपिसोड में भी कहा था कि FII DI के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो कौन लोग है। ये जो है वो बड़े लोग हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे कि आप कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जब आप एवरी मंथ आप SIP करते हो, तो वो एक जगह जाके जमा हो जाता है, वो पैसे एक इंस्टीट्यूट के पास जमा हो जाता है। और वो इंस्टीट्यूट या तो स्टॉक मार्केट में वो पैसे लाके डालती है, या तो डायरेक्टली उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करती है। तो ऐसे में वो उसका एक पर्टिकुलर कंपनी का इन पार्टिसिपेशन कितने एक्टिवली FIIs DIIs या फिर एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उस कंपनी में पैसे लगाने के लिए रेडी है। ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बढ़ने वाली कंपनी है, तो सभी उस कंपनी में पैसे लगाने के लिए रेडी होंगे। लेकिन वो कोई डूबता जहाज है, वो कंपनी डूबने वाला है, तो कौन अपना पैसा लगाएगा? कोई नहीं। तो ऐसे में वो कंपनी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये उसके कंपनी के मार्केट पार्टिसिपेशन से समझ में आता है, जहां पर FIIs DIIs या फिर बड़े प्रमोटर्स जो है उस कंपनी में कितना पैसा अपना लगा रहे हैं, उन्हें कितना भरोसा है उस कंपनी में। तो ये भी आप फंडामेंटल एनालिसिस में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज, मतलब कि अभी सपोज एक कंपनी के आप कोई ओनर है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं एक कंपनी की ओनर हूँ, तो अगर मुझे मेरे कंपनी पे खुद ही भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, अपने कंपनी पे सिर्फ 5% स्टॉक मेरे पास रहेगा, स्टेक जिसको कहते हैं, वो मेरे पास रहेगा। बाकी 95% मैं किसी और को दे दूंगी और बोलूंगी कि तुम चलाओ मेरा कंपनी। तो अगर कंपनी कल को जाके डूब भी जाएगा तो मेरा सिर्फ 5% जितना ही नुकसान होगा, लेकिन बाकी नुकसान तो दूसरों का होगा। तो प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज, मतलब कि अगर मैं कोई कंपनी चला रही हूँ या मैं कंपनी को कोई लिस्ट कर रही हूँ स्टॉक मार्केट में, तो उस कंपनी में मेरा खुद का कितना मेरे खुद के कंपनी में मेरा कितना स्टेक है, क्या मैं अपने बिजनेस पे भरोसा करती हूँ, तो तभी तो मैं जाके उसको पब्लिकली लिस्ट कर रही हूँ और लोगों से भी कह रही हूँ कि आके इन्वेस्ट करो। तो ऐसे में मेरा खुद का इंटरेस्ट, मैं प्रमोटर हूँ और मेरा खुद का अपनी कंपनी में कितना बड़ा हिस्सा है, वो डिसाइड करता है वो कंपनी कितना अच्छा या लॉन्ग रन में कितने अच्छे से सस्टेन करेगी मार्केट में। उसका साल का ग्रोथ क्या है, वो ईयर ऑन ईयर कितनी प्रॉफिट कर रही है। ये साल अगर उसने 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो आने वाले साल क्या वो 2000 करोड़ का प्रॉफिट टारगेट कर रही है, और उसके बाद क्या वो 5000 करोड़ का प्रॉफिट टारगेट कर रही है। तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, वो कंपनी कितनी तेजी से और कितनी जल्दी बढ़ रही है। सो ये सारी चीजें जो है, डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कि आज वो पर्टिकुलर स्टॉक इतने में चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस में सेल जैसे 500 रुपीज चल रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट उस कंपनी में कितना उधार उन्होंने लिया हुआ है, तो उसको हम डेट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सारी चीजें जो है वो हम एक कंपनी को डिफाइन करती है कि वो कंपनी कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटल एनालिस्ट होना पड़ेगा। तो जैसे आप अभी मान लीजिए कि आपने SIP किया है और या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो मतलब मान लीजिए कि आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, उसके पास जाके आपने कोई SIP ओपन कर दिया है, ठीक है। तो वो कंपनीज में बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, तो एक ग्रुप होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है। तो वो मोतीलाल ओसवाल क्या करती है ना, कि वो बोलेगी कि चलो ठीक है, मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो रिलायंस के बारे में पता करो जरा। तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स और वो जो इन्वेस्टर्स उनके कंपनी के जो रिसर्चर्स है ना, उनको वो टास्क दे देती है कि रिलायंस के बारे में थोड़ा फंडामेंटल्स निकालो। तो वो रिसर्च टीम जो है ना, वो एक नहीं होती है, वो मल्टीपल लोग होते हैं, एक से ज्यादा, मे बी 10 20 100 ऐसे लोग होंगे, ऐसे ग्रुप में लोग काम करते हैं। और वो लोग एक कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स, एक पूरा कंपनी का जो है स्कैनिंग कर लेते हैं कि वो कंपनी का ग्रोथ क्या है, वो कंपनी का आगे विजन क्या है, वो कंपनी आने वाले दिनों में किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने का सोच रही है, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, वो कंपनी कितने उधार में है, और उनका कितना मार्केट पार्टी, बड़े लोग कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जिनके पास बहुत हाई नेटवर्थ है, ऐसे लोग कितने वो कंपनी में पैसे लगाने के लिए रेडी है। ये सारी चीजें वो रिसर्च टीम जो है वो रिसर्च करती है और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है अपने बॉस को। और फिर वो लोग जो है, अब बॉस का भी अपना एक टीम, बड़े लोगों का भी उस कंपनी में एक टीम होगा जो डिसाइड करेगी आगे चलती है क्या उन्हें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो इसमें जो है एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने में काफी टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, कई बार एक हफ्ता या एक महीना या कई महीने भी लग सकते हैं। सो जिनको एक फाइनेंशियल बेसिक नॉलेज है, एक बेसिक नहीं, एक अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जो आते हैं, वो एक फंडामेंटल्स एक कंपनी का देख सकते हैं।
तो या तो आप इस कंपनी का, एक कंपनी जो है अभी जैसे कि रिलायंस है या टाटा मोटर्स है, ऐसे में आप उस कंपनी का फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उस कंपनी का टेक्निकल्स देख के इन्वेस्ट करते हैं। टेक्निकल्स का मतलब बहुत ही सिंपल है, जो कि जहां मैंने कहा कि कंपनी में आप जो है इतना सारा चीज देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज, रेवेन्यू ग्रोथ, फाइनेंशियल रेशियोज, ये सारा पढ़ने के बाद या तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, या फिर आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर चार्ट को देख के उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ये आप पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी का एक चार्ट देख लिया, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने इस कंपनी का स्टॉक को इस पर्टिकुलर प्राइस में खरीद लिया, तो मैंने कुछ पढ़ा इस स्टॉक में और मैंने उस कंपनी को खरीद लिया। तो जब मुझे चार्ट पढ़ने आता है ना, मुझे ये जो चार्ट है ये जो पढ़ने आ गया, इसका मतलब मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। तो टेक्निकल एनालिस्ट मतलब वो लोग जो सिर्फ चार्ट पढ़ के सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे उस स्टॉक को डिसाइड करते हैं कि क्या वो स्टॉक अच्छा है या बुरा है, क्या उस स्टॉक में वो ट्रेड कर सकते हैं या लंबे टाइम के लिए बने रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, जो मैं हूँ। सो या तो आप एक कंपनी का पूरा बैलेंस शीट पढ़ लीजिए, जिसको पढ़ने में आपको 1 हफ्ता या 10 दिन लग जाएगा या 1 महीना लग जाएगा, उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, तब तक आपकी गाड़ी छूट जाएगी अगर आप एक रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो। या फिर आप एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनने की कोशिश करिए, जहां पर जस्ट एक चार्ट, उस कंपनी का एक सिर्फ चार्ट देके 5 मिनट में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी अच्छी है लंबे टाइम के लिए, क्या उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने का 2 तरीका, या तो फंडामेंटल्स देखकर खरीद सकते हैं या तो टेक्निकल देखकर खरीद सकते हैं उस स्टॉक को। सो इस सीरीज का, ये जो बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट है, इस सीरीज का आज हमने कंक्लूजन कर दिया। तो पहले एपिसोड में हम एक रिकैप कर लेते हैं। पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टॉक को खरीदना है तो मैं वो कैसे खरीद सकती हूँ, और एनएससी या बीएससी के थ्रू खरीद सकते हैं, और उस स्टॉक को खरीदने के लिए मुझे एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जो हमारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे फायर्स हो गए या धन हो गया। और वो स्टॉक को खरीदने या बेचने के खरीदना या बेचना तो हो गया। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले जो डे टू डे में हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आता था इतने दिन, आई एम श्योर उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है, एफआईआई डीआईएस का क्या मतलब होता है, सेबी का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट में, अगर कोई कंपनी में लिक्विडिटी नहीं है इसका मतलब क्या है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट क्या होता है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, गैप अप, गैप डाउन, इन सारी चीजों का मतलब क्या है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और लास्टली हमने डिस्कस किया कि एक स्टॉक को अगर खरीदना है तो उसके 2 अप्रोच हो सकते हैं, या फिर आप उसका फंडामेंटल्स देख के खरीद सकते हैं या फिर उसका टेक्निकल्स देख के खरीद सकते हैं। टेक्निकल्स देखना कंपेरेटिवली बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छी तरीके से, आपको अगर एक चार्ट रीडिंग करना आ गया, समझ गया, तो आपको कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने में जो टाइम लगेगा, अगर आप एक रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर आप अकेले ऑपरेट कर रहे हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फंडामेंटल्स देखना। सो टेक्निकल्स के थ्रू आपको कंपनी को एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, अगर आप एक फ्यूचर में अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बन गए तो। सो ये था हमारा बिगनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मानती हूँ कि आपको आपके सारे बेसिक्स जो है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आने वाले टाइम में उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स। सो वीडियो अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज आपको पसंद आया तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये सीरीज शेयर कीजिए, जिनको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है आगे चल के इन्वेस्ट करने का, लेकिन डरते हैं स्टॉक मार्केट से। सो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हमने सब कुछ एक ही विंडो के अंदर एक ही जगह कैप्चर करके मैंने आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट है क्या फ्रेंड्स। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो अब तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू।